Say, this is the question. A, B, C are the partners in a trading firm. The three persons are the partners. A, B, and C. A, B, and C are the partners. C taking no active part in the business. It means he is a dormant partner. He is a dormant partner. One of them borrows money from X. X was third party. Third party executes a promissory note in the name of the firm. He misappropriates the money and utilizes it for his personal benefits. Can X make either B or C liable on the note? ये क्वेश्चन है आपके उसमें। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। देर आर थ्री पार्टनर्स। वन ऑफ देम टेक्स मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिस एप्रोप्रिएट्स इट। जो तीसरा पार्टनर है, एक पार्टनर है, वो किसी तीसरी पार्टी से, अदर पार्टी से मनी लेता है, पैसे लेता है, एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है और उस पैसे को वो अपने पर्सनल यूज में ले लेता है। तो क्वेश्चन ये कि ये दूसरे पार्टनर्स हैं कि ए बी एंड सी। तो ए ने ली मनी, तो बी और सी की लायबिलिटी है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको लिखना था। तो उस रेफरेंस में आप लोगों के काफी क्वेश्चन मुझ पे आ गए हैं। तो आई विल चेक योर क्वेश्चन एज वेल एज आई विल शो यू द माई आंसर एज वेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस बात को। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एंड वी स्टार्टेड नाउ। सी, देखते हैं ये किसका आंसर है। नहीं चलेगा पता, चलिए आई डोंट नो किसका है ये हुआ आंसर नंबर 3, रफ वर्क आइडेंटिफिकेशन। सेक्शन 25(4)(18) 2A 27(22) विलेट वर्सेस चैम्बर्स, प्रिंसिपल एजेंट, म्यूचुअल एजेंसी, ईदर पार्टनर लायबल फॉर ये। तो इस लड़के ने या लड़की ने, आई डोंट नो, है ना, किसका नाम मुझे नहीं पता किसका है ये। हाँ, तो इसका समझिए इसको। ही और शी हैज डन द वंडरफुल जॉब, फर्स्ट जॉब। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी आप आंसर राइट करेंगे, जब कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रफ में लिख लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इससे मैंने कहा था कि मुझे रफ नोट्स भी दिखाओ अपने आप। तो ये रफ वर्क है, ये मेन आंसर नहीं है कि आई वॉन्ट कि आपकी प्रैक्टिस में हो हमेशा के लिए। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको ये चला पता कि नाउ ही नोज इट कि उसको he has to mention all these sections. He will mention section 25(4)(18) 2A 27 and 22, and he will also write the case law. This he will explain principal agent relationship, he will explain mutual agency, and he will explain jointly and severally. तो इससे क्या फायदा होगा इसको, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि वो भूलेगा नहीं बीच में। कई बार मैंने देखा आंसर राइटिंग में जो टेस्ट सीरीज के खासकर स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, वो दे मिस एवरीथिंग। समटाइम्स दे डोंट राइट सेक्शन, समटाइम्स दे डोंट नो द केस लॉ, एंड समटाइम्स दे रियलाइज एट द एंड देन दे फिर कुछ ना कुछ वो एब्रप्टली लिखते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग रफ नोट्स बनाइए। जब भी मेंस में लिखें, जब भी मेंस का आंसर लिखें, पहले आपको, ये पहली ट्रिक है, कई बार समझा चुका हूं कि आपके रफ नोट्स बने होने चाहिए कि आप क्या लिखने चाहने वाले। तो ये काम तो बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने कोशिश की इसको फॉलो करने की। इट विल पे यू इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपको बहुत काम करेगा ये। अच्छे धुरंधर मैंने देखे, फिल्म्स निकल गया तो कैसे निकल गया या मेहनत करके निकल गया, लेकिन दे आर कमिंग बैक आफ्टर वन एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स। मेंस में फिर वापस वाई, उनको पता ही नहीं है उनकी मिस्टेक क्या है। हाउ टू राइट ए गुड आंसर दे डोंट नो, और उसकी वजह से उनके साल पे साल खराब होते रहते हैं, या फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ लिख डालेंगे। कई बार ऐसा होता है, मतलब कमाल लिखते हैं, हैरान रह जाएंगे आप लोग। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पहली बात आपकी ये हो गई कि आपने रफ नोट्स बना रहे थे और ये आपने बना डाले। अब बात आगे करते हैं, ये बात अब इनका आंसर यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से इनका आंसर शुरू होता है। कौन है, किसी का है आंसर, ही पता नहीं किसका आंसर है ये। अर्शन तुम्हारा है क्या? The given problem is related to the legal provision under section 25 read with section 2A(4)(8) of the Indian Partnership Act which provides that। अब देखो इसका सेंटेंस फॉर्म में देखो आप ये। हाँ, बोर्ड देखने की प्रॉब्लम है किसको प्रॉब्लम है बोर्ड में? इज देयर एनी प्रवीण, एनी प्रॉब्लम? अंजलि मैडम, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ आई कम टू द आंसर। इनका देखिए क्या लिखा उन्होंने, ये किसका आंसर है बताएंगे किसका आंसर है ये? बोर्ड नहीं आ रहा है, तो प्लीज से दिस। द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या होता है भाई? अंडर सेक्शन 25 रेड विद सेक्शंस होना चाहिए।
जब मल्टीपल सेक्शन है तो, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब प्लीज सी हिज स्टेटमेंट, इसको समझिए अब, लीगल प्रोविजन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सेक्शन सो एंड सो एंड सो, तो जाहिर बात है कि उन सेक्शंस में क्या होगा, वेदर देयर कैन बी एनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम, ऑलवेज देयर इज ए लीगल प्रोविजन। तो व्हाई टू राइट अननेसेसरी थिंग्स, लीगल प्रोविजन इन सेक्शंस, दिस सेक्शंस का मतलब ही लीगल प्रोविजन है। तो अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, अवॉइड, आपको वर्ड्स के प्रति बहुत चूजी होना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, डोंट राइट अननेसेसरी वर्ड्स। लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन ये क्यों जरूरत है इसकी भाई, लीगल प्रोविजन की, ठीक है, समझे आप। अब ये है किसका ये नहीं चल रहा, पता मुझे, कोई बताएगा किसका आंसर है ये। नेक्स्ट, विच प्रोवाइड्स, अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दैट, विच प्रोवाइड्स सेक्शन 25। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा किसी एक इंसान के आंसर राइटिंग आई है मेरे पास। पहले चलिए इसका देखते हैं। अक्षिता मैडम का क्वेश्चन है, अक्षिता मैडम का क्वेश्चन आया, उसको समझ लेते हैं। देखिए सर, मतलब लीगल प्रोविजंस के टर्म मेंशन नहीं करना यहाँ। यस, आपको ये लीगल शब्द है ना, आपने जो लिखा है लीगल प्रोविजन ऑफ, ये आपको नहीं लिखना था। रिलेटेड टू दी, जो रिलेट, सीधा चलिए आगे, सेक्शन 25, एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो, ये आपने सेक्शन 25 लिखा। अब यहां देखो, अच्छा, विच प्रोवाइड्स एज, अगेन यहां पर ये होना अनीता का होगा ये, क्योंकि अनीता मैडम ऐसी गड़बड़ करती हैं। ये विच प्रोवाइड्स आपने शू कर दिया यहां पर ये। अब आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो आप इसमें, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सो एंड सो सेक्शंस विच प्रोवाइड होता है किसी खास उसके लिए, या तो आप आगे बताइए कि सेक्शन 25 प्रोवाइड्स, विच प्रोवाइड्स का मतलब क्या है कि सारे सेक्शंस प्रोवाइड, इस तरीके से। इसके सेंटेंसिंग फॉर्मेशन में गड़बड़ है। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाता हूं, देखिए ये रही, इसको समझिए आप लोग, इससे कंपैरिजन करना आप लोग जरा थोड़ा सा। ये देखो, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द concept of liability of the partner for the act of another partner, particularly for the misuse of money taken in the name of the firm, and the same can be discussed going through sections ये। बताओ मुझे जरा, इस लाइन से कंपैरिजन करो आप मुझे, इसमें क्या रह गया। कम ऑन, गिव ए सीरियस रीडिंग टू दिस लाइन। मैं पढ़ रहा हूं फिर आपके लिए इसको। अंजलि मैडम समझ पा रही हैं आप, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ठीक, तो आपने ये समझ दिया। पहली ही लाइन से हमें ये पता चल गया कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द अनदर, पहले ही लाइन से आपने, from the very first line examiner is given the hint that you have identified that the concept, real concept, कि आपने जो प्रॉब्लम दी है उसको ये समझ चुका है, ये जो स्टूडेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, और यही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा एग्जामिनर पर, ये बहुत बड़ा इंप्रेशन होगा। तो यू आइडेंटिफाइड द कॉन्सेप्ट, कि ये जो क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम दी गई है कि कौन से कॉन्सेप्ट से दी गई है। गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दी, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है, जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है इसको सॉल्व करना होता है। तो गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दिस। मैंने कितने स्टूडेंट देखे, वो क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि ए इज लायबल और ए इज नॉट लायबल, इस तरीके से, वहीं से स्टार्टिंग वहां से करते हैं। वो स्टार्टिंग ही गलत है, प्रवीण पाटिल समझ में आ रही है बात। तो गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, पहली लाइन। नेक्स्ट, and the same can be discussed going through sections this. Now in the next line में he has discussed all the sections which are going to be discussed here. बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है आपको? लगता है इससे ज्यादा कुछ रह गया? केस लॉ का नाम रह गया एक बार को, जो अगर कोई केस लॉ डिस्कस करना हो उसको, तो बस ठीक है। यहां पर केस लॉ आ सकते थे कि एंड द केस लॉ सो एंड सो इंक्लूडिंग दिस करके, इस तरीके से, सही। तो इससे अब कंपैरिजन करो, इस बात कर रहा हूं। ये यहां पर जो है आपकी लैंग्वेज में, ये रही आपकी इंट्रोडक्शन इनकी, ये गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दी सेक्शंस ये एंड ये, इनसे संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा
अपने इसको मेच्योरिटी के लेवल पे लाया जा सकता है वहां पर ये इतना। अब इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इनका, ये देखिए अभी आती है इनके, ये है शिवम बंसल, कल भी करा था इन्होंने शायद। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 लिखा इन्होंने, इस लड़के ने लड़की ने जिसका नाम भी है ये, विच मीन्स ए प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज डन बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। अब मुझे बताइए सेक्शन 88, अब इन तो पता नहीं क्या से क्या सर, मुझे बहुत गुस्सा रहा, नाम चल जाए, बता मुझे इसका कौन है ये, विच मीन्स ये, अरे कुछ पता भी है तुम्हें क्या लिख रहे हो। आर्टिकल सेक्शन 25 आपने लिखा, मजाक ना रखा है इतने दिनों से, कौन है ये, सामने आओ। सेक्शन 25 लिख डाला, ठीक है। विच मीन्स क्या होता है, आप अगर आप विच मीन्स लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप जो ऊपर वाली लाइन लिखी है उसका मीनिंग समझा रहे हैं। आपने एक लाइन लिखी, आपने सेक्शन 25 लिखा, ठीक है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने लिखा विच मीन्स, पढ़ो दोबारा, सेक्शन 25 लिखा आप लोगों ने यहां पर, ये सेक्शन 25 लिखा है ये, फिर आपने लिखा विच मीन्स। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि आप सेक्शन 25 को समझाएंगे यहां पर अब, और आपने क्या करा, फिर सेक्शन 18 लगा दिया बीच में। व्हाट इज दिस, कंप्लीट नॉनसेंस, 0 मार्क्स ही मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक महीने की क्लासेस के बाद में भी ऐसे लिखोगे आप लोग, कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, जल्दी बताइए। ये ब्लंडर किसको समझ में आ रही है। On behalf, partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. Therefore, whole of the firm, which means all the partners of the firm, become liable for an act of the firm done by another partner. As regards the nature of liability partner, it is jointly and several. ये partner, ये example दे दिया उन्होंने। ये part, if a partner retires on this, the act of the firm is done on 13/8. Section 25 cannot be applicable to make such retiring partner. अरे retiring partner की बात कौन कर रहा है भाई, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत। अब व्हाट इज रिटायरिंग पार्टनर, ये उस तरीके से हो रहा है कि एक बच्चा हो 5 ईयर्स का, उससे कहा बेटा पोएम सुनाओ, और उसने शुरू कर दिया, तो उसने एक पोएम पिक की, आधी पोएम पिक की, फिर दूसरे पे आगे जंपिंग, कभी है कभी वो, तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समझ रहे हैं बच्चा है अभी। ये मेंटेलिटी आप ऐसे करोगे आप कहीं भी कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नकल करने के लिए अकल चाहिए। मैंने आपको ये कहा था, 2 ट्रिक बताई थी आपको, 2 ट्रिक बताई थी कि पहले आप लिखेंगे रफ वर्क, कि आपको क्या क्या लिखना है, ये हुआ व्हाट टू राइट। सेकंड ट्रिक मैंने दी थी, क्या बताया था बोलो, मैंने आपको कहा था कि यू विल अगेन प्लान हाउ टू राइट। पहले आप प्लान करोगे क्या क्या लिखना है, और दूसरे आप प्लान करोगे आपने क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। तो हाउ टू राइट पे 0 है एकदम, बिल्कुल कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये हाल तो तब है जब मैंने टाइम दिया बीच में। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल इवन दो द एक्ट ऑफ फर्म मे हैव बीन डन बाय वन ऑफ देम, दस ए थर्ड पार्टी ब्रिंग एन एक्शन, कैन ब्रिंग एन एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम सेवरली, और अगेंस्ट एनी ऑफ देम सेवरली, और अगेंस्ट एनी ऑफ 2 और मोर देम जॉइंटली। चलिए जो अंग्रेजी का जो है वो है लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, लायबिलिटी इज देयर फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A। ये आपने एक्ट बता दिया, समझा दिया। चलिए, हालांकि इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी चल भी जाएगा। फिर क्या आया, या विच मीन्स एनी एक्ट, ये एग्जाम्पल फ्रॉड, नेग्लिजेंस और एनी, मेरे बस की नहीं चेक करना इस तरीके से कुछ भी लिखना। अब ये समझ लीजिए आप लोग जिसका भी आंसर है ये इतना रिलेटेड हो सकता है एग्जामिनर, आपने पास होना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरा रिलेटेड ना हो जाए। कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस छोड़िए, एग्जाम्पल फ्रॉड, नेग्लिजेंस, अरे भाई तुम यहाँ इतिहास लिख रहे हो, तुम्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, एक प्रॉब्लम को कनेक्ट करना था। उसमें मतलब इसे कहते हैं कि इंसान को जो है ना उल्टी करनी है बस। अब मुझे जो आना है मैं सब उल्टी करूंगा, क्या है तुम पूछो कुछ भी, बात वहीं से शुरू करेगा वहीं खत्म करेगा। 25 ही खत्म नहीं हो रहा अभी तो 4 आ गया, बकवास आंसर। चलिए नेक्स्ट, आई पिकअप नेक्स्ट। जरा इसको देखो यार, आप इस आंसर को देखिए रहिए, इट कैन बी गुड आंसर। देखिए अच्छे तरीके से समझिए, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। ठीक है, पहली बात समझिए, ये लाइन पढ़ने में आ रही है आप लोगों को, है ना। पहली ही लाइन से, फर्स्ट लाइन से, द एग्जामिनर इज गिवन द हिंट दैट आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, I know from where you have asked the question.
यहाँ पे क्या अवॉइड किया गया, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा है प्रवीण, तुम हमेशा प्रवीण ऐसे डायरेक्टली लिखते हो ना हमेशा, तुम सॉल्यूशन ये लो, अच्छा ये लो सब सॉल्यूशन ये रहा, कुछ भी नहीं लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आइडेंटिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी, गॉट इट, कि ये लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पर है कि एक पार्टनर के बेस के एक्शन के लिए दूसरा लायबल कैसे होगा, ठीक, ये आया। सेकेंडली क्या पर आया, विद इन दैट दिस स्टूडेंट सेड दैट particularly for the misuse of money taken in the name of the firm, कि एक्ट ऑफ द फर्म तो है ही है, एक्ट ऑफ द फर्म की लायबिलिटी तो है ही है, लेकिन विद इन दैट एक्शन फोकस इज ऑन द मिसयूज ऑफ मनी टेकन इन द फर्म। क्यों, यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन यही है ना, ये क्वेश्चन था देखो आपका, बोरोज मनी, ही बोरोज मनी, ठीक, मिस अप्रोप्रिएट्स, तो बेसिकली विद इन द एक्शन व्हाट इज द एक्शन, तो यहां पे उसने क्या कि पर्टिकुलरली मिसयूज ऑफ द मनी, तो यहां पर हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन ही गेव व्हाट, कि वेयर इज द सॉल्यूशन, हाउ इट शुड बी डिस्कस्ड, देन ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस, यहां पर जितने भी डिस्कशन हो सकते हैं यहां पर आ गया। प्रवीण बात समझ रहे हो, इससे क्या होगा कि आपके सारे सेक्शंस यहां पर आ गए कि कौन कौन से सेक्शंस को आपको डिस्कस करना है, और अगर केस लॉ याद आ जाए तो यहां पर ही केस लॉ एंड रेड विद द केस लॉज, नेमली फला 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 दिस करके, या इंक्लूडिंग करके कर दीजिए, ताकि आपको दो तीन जितने भी केसेस हो यहाँ पर आ जाए। तो ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है या नहीं है, कम ऑन, क्या कहते हैं आप लोग? अब मुझे बताइए, अगर आप एग्जामिनर होंगे तो आप इसको कैसे देखेंगे, इसको बोलो आप। अब यहां पर आइए, अब मुझे इस ये, अब देखिए सेक्शन 2 इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में बन गया कनेक्शन यहां से यहां का, सेक्शन प्रोवाइड्स इंटर एलिया दैट, अब सेक्शन 4 आ गया, सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द लायबिलिटी। सेक्शन 25 का नंबर तो बाद में आना चाहिए, जिन मैडम ने, जिन सर जी ने भी लिखा वो 25 से स्टार्ट करा, वो भी इतना लंबा खींच दिया उसको, पढ़िए रहते हो क्या कहते हैं भैया, प्रिसाइज होना है, ये थोड़ी कुछ भी लिखते रहोगे। सेक्शन 4 प्रोवाइड्स इंटर एलिया दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन, ये आ गया, ये पूरा का पूरा सेक्शन 4 लिखा गया है, ठीक। अब आगे पढ़ो, इसका आया एक्सप्लेनेशन, विच इंडिकेट्स दैट इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी, इंडिकेट्स करके बात खत्म कर दी, कि यहां से जो है हमने काम की बात पे क्या करनी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन किस पर है, लायबिलिटी पर है, तो उसमें एक ही बात को फोर्स, सेक्शन 4 ये कहता है, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि दे एक्ट इन द म्यूचुअल एजेंसी, कॉन्सेप्ट में हमें कहां लेके जाना है, उसके म्यूचुअल एजेंसी पे लेके जाना है। सेक्शन 4 ने यही बात की कि दे एक्ट इन द म्यूचुअल एजेंसी। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो एंड ये समझने की कोशिश करो, देखो सेक्शन 4 लिखा यहां तक, और विच इंडिकेट्स दैट इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी, यहां पर बहुत सारी बातें वो डिस्कस नहीं की गई हैं, वी हैव नॉट डिस्कस्ड कि भाई देयर मस्ट बी 2 पार्टनर्स, कॉम्पिटेंट पार्टनर, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, और देयर कुछ कोई भी बात नहीं लिखी, सेक्शन 4 लिखा, और विच इंडिकेट्स व्हाट, कि द पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी, वो म्यूचुअल एजेंसी में एक्ट करते हैं। सेक्शन 4 का पर्पस खत्म, आप ले आए उसको, एग्जामिनर यहां खुश हो जाएगा कि ये इंसान एकदम फोकस चल रहा है, बिल्कुल इसको पता है कि कहां पर लेकर जाना है, मुझे बहक नहीं रहा, वो अननेसेसरी कि अपनी मुझे नॉलेज नहीं झाड़ रहा कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी आता है, ही गेट्स इरिटेटेड इससे। नेक्स्ट फर्दर, अब आगे की कहानी शुरू हो गई, प्लीज सी दिस फर्दर, सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट, अब सेक्शन 18 लिख दिया, subject to the provisions of this act a partner is the agent of the firm for the purposes of the firm, तो सेक्शन 18 आ गया, 18(4) एंड फिर सेक्शन 25 दैट एवरी पार्टनर इज लायबल, पूरा ये आ गया, यहां पे लिख दिया 25, तो सेक्शन 4, 18, 25। अब समझिए इसको, देखो आगे, cumulative effect of above section, that is 485, is that the partners act in mutual agency and each partner is the agent for other for the purposes of the business of the firm, and every partner whether active or dormant is liable jointly with all and other partners and also severally for the ये
तीनों को 5-6 लाइन में समाहित कर दिया गया। आप समझ रहे हैं इस लाइन को? पढ़िए दोबारा जरा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द अबव सेक्शंस क्या है भाई? 4 हो, सेक्शन 4 हो, 8 हो, 25 हो, घुमा फिरा करके एक ही बात कहते हैं अलग अलग लहजे में कि दे एक्ट इन दी म्यूचुअल एजेंसी। सेक्शन 18 says what? Agent are the partners for sorry agents are the partners for each other, and section 25 speaks about the nature of the liability, that they can be the jointly and several liable। बोलो हाँ या ना? कहां दिक्कत है इसमें? you have shown that you know the law। सही है। सेक्शंस 4, 18, 25 इसको समझने की कोशिश करो अच्छी तरह, पहले फ्लो टूट गया। यहां से आप समझ रहे हैं? सौरभ, शाहीन, प्रवीण, आर यू गेटिंग? अंजलि मैडम, नवदीप। सेक्शन 4, 18 एंड 25 का ये आपका आ गया जो उनका रियल उनकी एनालिसिस है, जो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। यू हैव डेल्ट इट। बोलो। अब इसमें आप 25 की एक्सप्लेनेशन में 25 पर फोकस नहीं है क्वेश्चन। दिस इज नॉट एंटायर 25, दिस इज नॉट एंटायर 18, दिस इज नॉट एंटायर सेक्शन 4, क्योंकि लेंदी हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे आगे। इट मीन्स दैट फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ द पार्टनर, other partners shall also be liable if the act is done for the purposes of the business of the firm, and third party can make any of them liable severally or jointly all of them। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत है यहां पर? आगे बढ़ते हैं। फर्दर सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म, 22 आ गया पूरा का पूरा, 22 डन और एग्जीक्यूटेड, ये एनी ऑफ देम, ये पूरा 22 लिखा। फिर सेक्शन 26 का रेलिवेंट लिखा, और ये भी 10 चल ही रहा था। और फिर उस स्टूडेंट की कॉल आ गई कि क्लास का टाइम हो गया सर, फटाफट अपनी क्लास लो। तो मेरा ये आंसर रह गया बीच में। तो मेरे ख्याल ये मैं आपका आंसर लिख रहा था कि कैसा आंसर होना चाहिए, एकदम स्पेसिफाइड होना चाहिए। टाइम मिल नहीं पाया फिर मुझे उतना, 10 मिनट में जो टाइम मिला उतना मैंने छाप दिया फटाफट गया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आगे मैं लिख पाया तो या तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं हाँ है ना? कितने लोग समझे हैं? से बताइए, कुछ लर्निंग हुई या नहीं हुई? कम ऑन सर। एक क्वेश्चन था सर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में सेक्शंस मेंशन किए हैं और ऑर्डर में लिखे, ऑर्डर में लाइक 2, 4 एंड सो ऑन, तो क्या जरूरी है कि आगे वाले पैराग्राफ्स में वही उसी सीक्वेंस में डिस्कस करें तो टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी और फ्लुएंसी ऑफ द आंसर? चलिए, इन्होंने जो लिखा है इनके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। इनका क्वेश्चन ये है अंजलि मैडम का कि सर जिस तरीके से, ये इनका कहना यह है कि जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में यहाँ पर मेंशन किए हैं, क्या यह जरूरी है कि उसी सीक्वेंस में लिखे जाएं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने वही कहा, मैं फिर लिख के दे रहा हूं आपको। एक शब्द है हाउ टू राइट। इसकी आपकी एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं अपनी बात को किस तरीके से समझाऊंगा, पहले मैं किस सेक्शन को लिखूंगा। अगर जरूरत लगी 25 को पहले लिखिए, बाद में लिखिए, जैसे भी आपको लगता है उस सीक्वेंस को बनाइए, लेकिन प्लान तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रवीण पाटिल साहब की जो है, इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, शादी की बात चल रही है, उसके फादर से बात करने गए, तो इस लड़के ने घंटों पहले रिहर्सल किया कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कमाते क्या हो, कहाँ पे रहते हो, क्या करोगे, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो पूरे हर एक क्वेश्चन को एंटिसिपेट करके इसने प्लान करके गया, तो हो सकता है इसको सक्सेस मिल जाए। और एब्रप्टली खड़ा हो गया जाकर के, वो क्वेश्चन कुछ जवाब देगा घबराहट में, वो नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे अपनी बात को किस तरीके से मिनिमम शॉर्टेस्ट वर्ड्स में किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से समझाना चाहिए। ना ही इसमें आप देखोगे अननेसेसरी की बात आई है। जो हमारा कॉन्सेप्ट था लाइबिलिटी ऑफ द, वहां से भटके नहीं है हम लोग अभी तक भी एक भी लाइन में। बोलो हाँ है ना? यू कैन डिफर। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चन देता हूं कुछ जिन्होंने चेक किए। इतने के बाद में किस किस के आंसर्स हैं लिखिए फटाफट, जरा लिख सकते हैं आप लोग? चलिए लिखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। मैं डिक्टेशन देता हूं आप लोगों को, फास्ट स्टार्ट करूं? प्रवीण रेडी?
आज ये स्क्रीन तुम्हें नहीं दिख रही है, लिखिए फटाफट। चलिए, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए। एवरीवन स्टार्टेड और नॉट? लिख रहे हैं सब लोग? रेडी? स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, लिखिए। गिवन प्रॉब्लम is related to the concept of liability, concept of liability of the partner। लिखिए, मैं इस क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं पूरा पूरा आज, वो समझाता हूं आप लोगों को कैसे कैसे करना चाहिए। The given problem is related to the concept of liability। ये रेड कलर में मैंने दिखा दिया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे, कि ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू विच प्रॉब्लम इज रिलेटेड, पर्टिकुलरली फॉर द मिसयूज ऑफ मनी। क्यों लिखा है मैंने ये मिसयूज ऑफ मनी? बिकॉज सेक्शन 27 डायरेक्टली इसी की बात करता है, पर्टिकुलरली फॉर मिसयूज ऑफ मनी। ठीक, तो जो पहली दो लाइनें हैं, जितना पोर्शन ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं उसको मैं, ये है आपका, ये बताने के लिए एग्जामिनर को, है ना, कि देखो मुझे आता है, तुम कितने बड़े सूरमा सही, लेकिन मैं पहचान सकता हूं कि प्रॉब्लम आपने कहां से दी है। ठीक, द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, particularly for the misuse of money taken in the name of firm, and the same can be discussed going through sections ये। अब यहां पर हमने बता दिए प्रोविजंस, ये आपके आगे प्रोविजंस येलो कलर में। इससे आपका क्या हो गया, इससे आपके दो पर्पज हल हो गए, सेक्शन 2A 4 18 22 25 एंड 27। यहां से आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो आपको होमवर्क मिल गया ऐसे लिखने से, इससे क्या फायदा हुआ आपको, इसको समझिए। इसको मैं आपको थोड़ा इसकी वैल्यू समझाता हूं आपको। ऐसा करने से एक तो हमने एग्जामिनर को ये बता दिया कि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमें ये भी पता है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं। दूसरा, आपकी हेल्प हो गई। अब आपको पता है कि आपने कौन कौन से सेक्शंस को लिखना है, आप भूलेंगे नहीं लिखते हुए। अब इसके बाद में आपको एक साइड में लिख लेना चाहिए कि मुझे पहले क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड आपका आंसर नहीं जाना चाहिए, समझे आप लोग? अब लिखिए आगे को, लिखते जाइए, समझते जाइए, लॉजिक भी समझिए, केवल डिक्टेशन ये नहीं है। अब सेक्शन 4 को पिक किया हम लोगों ने। इन दिस रिगार्ड, ये जो पोर्शन है ये मैं अक्सर यूज करता हूं टू मेंटेन द कनेक्टिविटी। आप देखो, इन दिस रिगार्ड करके लिखते ही, अगर इसको नहीं लिखते हैं, मान लीजिए सपोज को इसको नहीं लिखते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 प्रोवाइड्स, अगर केवल मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये जो रेड है सेक्शन 4 प्रोवाइड्स, तो कहीं ना कहीं लिंक मिसिंग रहेगा। गलत वो भी नहीं है, लेकिन टू मेक इट मोर इंप्रेसिव, टू शो द कनेक्टिविटी, आई हैव यूज दिस वर्ड जो आपको दिख रहा होगा, इन दिस रिगार्ड। कितने लोग समझे इस बात को? लिखिए फटाफट। अंजलि को समझ में नहीं आ रही बात, चलिए बढ़े आगे। अब ये इंटर एलिया का देखो यहां पे कैसे यूज किया गया है, ये कॉमा लगाया और यहां पर ये, इसको समझिए आप लोग। कई बार लोग इसको गलत यूज करते रहते हैं हर जगह, इसको हमें कैसे यूज करना है इसको समझिए। इंटर एलिया, इंटर एलिया हम तब यूज करते हैं जब सेक्शन में काफी हमने किसी खास पोर्शन पे फोकस करना हो, एंड वी डोंट वांट टू राइट अ एंटायर सेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, वी वांट टू मेंशन ओनली द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द सेक्शन, we don't want to reproduce the entire section, therefore to avoid the unimportant portion we use this word inter alia comma comma करके इस तरीके से। ठीक, यहां पर we wrote this is partnership, ये हुआ आपका अंडरलाइन पोर्शन में, दिस इज सेक्शन 4 रेलिवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 4।
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कई बार, समटाइम्स आई से टू यू, समटाइम्स क्या मैनी टाइम्स आई से टू यू, कि जो भी सेक्शंस ऐसे हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, यू शुड ट्राई टू लर्न देम बाय हार्ट। लिख लिख करके उसको एक्चुअल रिप्रोड्यूस करो। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, आप वर्ड्स को मिसयूज कर देते हैं, वो आपके नहीं होंगे। कई बार आधी बातें लिखते हैं, आधी बातें नहीं लिखते हैं। तो जैसे सेक्शन 4 हुआ, जो मैं पूरा गाइड कर चुका हूँ कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन सेक्शन को लिख लिख करके वर्बेटम रट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फायदा होगा, हमारे आंसर को एक सब्सटेंस मिलता है, कंटेंट रिच होता है फिर उस तरीके से। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने यहां पर सेक्शन 4 तो लिखा है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन यू विल सी दिस which indicates that in a partnership partners act in mutual agency. This is what? This is the use of this section 4 कि what we are picking up। सेक्शन 4 से हम लोग क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने सेक्शन 4 को यूं ही छोड़ दिया होता, सेक्शन 4 को अगर हम केवल लिखें और उसको एक्सप्लेन ना करें तो ऐसे लगेगा कि रटंतम तोता है, बस इसे कुछ नहीं आता, केवल रट लिया इसने। वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहां से समझा दिया कि देखो सेक्शन 4 ये है, उससे ये इंडिकेशन मिलता है। अब यहीं पर फैलने की बहुत गुंजाइश है। नो यू कैन स्टार्ट सेक्शन 4 को एक्सप्लेन करना पूरा का पूरा कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स हु मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज दैट इट विल बी। फिर एक एक पॉइंट को दैट इज नॉट नीडेड इन दिस केस, बिकॉज हमें स्टिक किस में करना है? लायबिलिटी पे फोकस करना है। वो लायबिलिटी से रिलेटेड कौन से पार्ट है कि दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। बोलो हाँ है ना? बात समझ रहे आप? तो यू रोट द सेक्शन एंड देन यू एक्सप्लेन इट एंड बट ओनली द रेलिवेंट पार्ट। देन केम यू सी द वर्ड आई रोट फर्दर दिस फर्दर, आप देख रहे हैं? तो अगेन यू विल सी इट इज जैसे आपने बात कह रहे हैं, है ना? You are saying something, you are talking to the examiner। आपकी एक बात जब आप खत्म कर रहे हैं, and when you start the new thing, you try to connect those two things। Are you getting this in? प्रवीण, अर्शान, आज के बाद में इतना गंदा आंसर लेके नहीं भेजोगे, पेनल्टी पड़ेगी तुम पर फिर। चलिए नेक्स्ट, फर्दर। नाउ आई रोट सेक्शन 18। This is section 18, underlined portion। Section 18 provides that section subject to the provisions of this act, ये exact line है उसकी है। And then I wrote section 25। This is section 25। ये this is section 25 red lines में। And this section 25 provides that every partner is liable। लिखते रहना तभी आप समझोगे अच्छे तरीके से। अब वी हैव रिटन 3 सेक्शंस, 4 लिखा हम लोगों ने, ठीक है। देन वी रोट 18 एंड देन वी रोट 25। अब नाउ इनका एक्सप्लेनेशन आ गया, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। व्हेन यू चूज सच वर्ड्स it means you are going to explain the meaning, what do you understand, how you are going to implement all those sections which you have mentioned in the previous paragraph। जो पहले पैराग्राफ में आपने लिखा है उन सेक्शंस को आप कैसे क्या उससे पिक कर रहे हो, उनसे आप इंपॉर्टेंट चीजें क्या लिख रहे हो। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया ऑफ अबव सेक्शंस, दैट इज 25 हो रही है, ठीक। अब इनका हमने एक, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए ऐसा होगा इस क्वेश्चन में। दैट द पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी। देखो ये आप देखो लाइन फर्स्ट, बी स्मार्ट, ये लाइन कौन सी है? सेक्शन 4 की है एक तरीके से। दैट पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी, जो अंडरलाइन वाली लाइन है, लिखो। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे नहीं आएगा समझ में। पार्टनर्स एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी, ये आया। ईच पार्टनर इज एजेंट फॉर द अदर फॉर द पर्पजेस, ये आया सेक्शन 18।
का रिजल्ट रेड कलर में, एंड ईच पार्टनर इज एजेंट फॉर द अदर फॉर द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये आया सेक्शन 25 का ब्लू कलर में। एंड एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डोरमेंट, ये जो लाइन लिखी है मैंने वेदर एक्टिव और डोरमेंट, इसको देखो, और ये मैंने 10 मिनट में लिखा है, वो टाइम मिला नहीं मुझे प्लान करने का, वरना जब मैं लिखता हूँ तो थोड़ा प्लान करके लिखता हूँ। ये जो है लाइन वेदर एक्टिव और डोरमेंट, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में उस भाई साहब ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की, सी टेकिंग नो एक्टिव पार्ट। ये जो लाइन लिखी है उन्होंने क्वेश्चन में, देखो ये लाइन, आई होप कि देख पा रहे हैं आप, ये सी टेकिंग नो एक्टिव पार्ट, इट मीन सी इज ए डोरमेंट पार्टनर। कितने लोग पढ़ पा रहे हैं इसको, सी टेकिंग नो एक्टिव पार्ट, कितने लोग समझे, प्लीज लेट मी नो। शाहीन, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड द वर्ड टेकिंग नो एक्टिव पार्ट एंड यू सी इन द सेक्शन 25 says what, every partner is liable। देखो ये लाइन, ये जो मैंने आपको अभी ये अंडरलाइन किया है सेक्शन 25, एवरी पार्टनर इज लायबल वेदर एक्टिव और डोरमेंट। तो इसीलिए एवरी पार्टनर लिखा और यहां पे लगाया कॉमा, और वेदर एक्टिव और डोरमेंट फिर कॉमा, कम शब्दों में पूरी बात चली गई। इज लायबल जॉइंटली विद ऑल और द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो, ये तो एक ही सेंटेंस में यू सी, ये पूरा का पूरा जो मैं अभी सिलेक्शन में दिख रहा होगा आपको, दिस यू सी, this is only the one sentence, and in this one sentence you are giving the cumulative effect of all those sections 4, 18 and 25। बोलो क्या रह गया इसमें, कितने लोग समझे इस बात को। नाउ अगेन कि 3 सेक्शंस को गागर में सागर संभालना था, इसको फिर और दूसरे तरीके से समझाया। इट मीन्स दैट अगेन यू विल सी these words indicate that you are explaining the previous lines। आप फिर उन लाइन को समझा रहे हो, बोलो हाँ है ना। it means that for any act done by any of the partner, other partner shall also be liable if the act in ये and third party can make them liable। बोलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब आपने सेक्शन 4, 8 एंड 25 ये मेंशन किए हैं, जॉब डन। अब आया सेक्शन 25, तो अगेन यू यूज द वर्ड फर्दर, कि अब आगे की बात करते हैं। आपका पैराग्राफ एब्रप्टली शुरू नहीं हो रहा है, योर पैराग्राफ इज वेल कनेक्टेड। 22 प्रोवाइड्स दैट इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म, ये पूरा का पूरा आपका आ गया सेक्शन 22। हाँ जी, अभी तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, ये ध्यान रखना। अभी यू आर जस्ट डिस्कसिंग द लॉ। प्रवीण तुम समझ पा रहे हो, मेंस देने जा रहे हो, अभी आप केवल यहां पर लॉ को डिस्कस कर रहे हो, व्हाट इज द लॉ ऑन द पॉइंट। तो सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटिव बाय पार्टनर शैल बी डन, ये यहां तक आ गया पूरा। This is section 22। Section 27 provides inter alia। अब मैं इसको यहाँ पर लिख ही रहा था, लेकिन ये फिर टाइम अप हो गया मेरे लिए। सर प्रीवियस क्वेश्चंस में जब आपने डिस्कस किया था तो आपने कहा था कि एक ही बात को बार बार नहीं लिखना क्योंकि इंप्रेशन गलत पड़ता है, बट सर यहाँ भी पॉइंट्स तो वही रिपीट हो रहे हैं, तो सर डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कहाँ ज़रूरत है बार बार मेंशन करने की लीगल पॉइंट्स को। यहाँ पर कोई भी रिपीटिशन है ही नहीं, मिनिमम शॉर्टेस्ट उसमें आपने केवल सेक्शंस लिखे हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट समझाया है उनका। आपने एक ही पॉइंट को आप उनसे डिस्टिंग्विश करना, एक ही पॉइंट को बार बार कहते रहना और एक पॉइंट लिखना और उसको फिर एक्सप्लेन करना और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना। वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं है, ना ही पॉइंट्स का रिपीटेशन है। सेक्शन 4, 18 और 25 में जो आप कह रही हैं, पहले सेक्शंस लिखें और फिर उनको
एक तरीके से समझाया है, इसमें कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। आप क्वेश्चन को चेक करना कि मैंने उस किस रेफरेंस से वहां समझाया था, कि एक ही बात को बार बार सेक्शन आता रहेगा, आप कंपेरिजन करना तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बात में कुछ समझाना पड़ेगा आपको उसको। यू आर नो एक्सप्लेनिंग द लॉ, तो उनको पूरे पॉइंट से समझ में आ जाएगा, कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि यस। तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। इसमें आपकी जो सिक्स सेंस कह लीजिए, इंटेलिजेंस कह लीजिए, तो वो मैटर करती है कि आप उस बात को बार बार सुन रहे हैं या एक क्वांटिटी में उस बात को समझ रहे हैं। उस बात को सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सेम सेंटेंसेस रिपीटेशन हो रहे हैं, या एक बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ सेम फ्रेजेस, रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, दैट इज रॉन्ग। बट इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स in one word or on in the next point in something other way, then you are explaining it. When you are repeating, the repetition is the other thing. Repetition means होता है कि आप एक ही फ्रेज को, एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के वहीं ले आते हैं उसको फिर करके। यहां तो एक भी चीज बात बार दोबारा नहीं आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। ये हुआ आपका सेक्शन 27, दैट वेयर ए पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपेरेंट अथॉरिटी और रिसीव्स मनी। ये 27 का हम लोग क्यों लेकर आए हैं कि ये इस वजह से रिसीव्स मनी, बिकॉज इन आर प्रॉब्लम ही हैज रिसीव्ड, ए पार्टनर हैज रिसीव्ड द मनी, ठीक है, एंड मिसअप्लाइज इट, देयरफॉर वी हैव यूज्ड द सेक्शन 27 एज वेल, बिकॉज 27 पर्टिकुलरली उसकी बात करता है। एंड द मनी और प्रॉपर्टीज मिसअप्लाइड इसको यहां पे इसको यहीं से ही करना था बस। ये इसको आप अब यहां से आप शुरू करेंगे। ये रहा, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। अब इससे आगे की बात होनी है बस। ये यहां से ये लीगल पॉइंट खत्म हो गए यहां पर। ये द फर्म इज लायबल टू मेक द गुड द लॉस। अब यहां पर फिर वही वी हैव मेंशन 22, सी वी हैव मेंशन सेक्शन 22 एंड वी, अरे मुझे क्या शुरू हो गया, गजलें शुरू हो गई, क्या हो जाता है। चलिए तो 27 हो गया। अगेन यू विल हैव टू, जैसे आपने पहले किया था, है ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब यहां पे 22 27 को समझा देंगे आप लोग। क्या होगा यहां पर, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 read with, it becomes clear that if a partner, लिखते रहोगे, that if a partner, 27 की लैंग्वेज यूज करते हैं, if a partner executes a document, why हमने क्यों लिखा है execute document, क्योंकि देखो उसके प्रॉब्लम में क्या था, उसके प्रॉब्लम में जाओ आप, एग्जीक्यूट से प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप, बिकॉज ही हैज एग्जीक्यूटेड ए प्रोमिसरी नोट, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है एग्जीक्यूट से डॉक्यूमेंट, रिसीव्स मनी ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड मिसअप्लाइज द मनी so obtained in the name of the firm, then the firm is liable to make good the loss. ठीक, ये आ गया 22 और 27 का। एक पार्टनर अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है, एक बात, रिसीव्स मनी, मिसअप्लाइज द मनी, 3 बातें हो गई, दोनों को में आगे मिलाएंगे तो फर्म लायबल होगी इसके लिए। ऑल्सो एज पर सेक्शन 2A, क्यों छोड़ा उसको भी, 2A ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ एनी ऑफ द partners is considered to be the act of the firm.
ये बता दिया कि सेक्शन 2 में क्या है, कि सेक्शन 2 की मेन बात क्या थी, पिक कर रहे थे हम लोग। सेक्शन 2 क्या, कि एक्ट किसका है, किसी एक का ही एक्ट हो, एक्ट एनी ऑफ द पार्टनर इज कंसिडर्ड टू बी द एक्ट ऑफ द फर्म एंड एज पर सेक्शन 4 of the partnership act, firm is the collective name of all the partners। ठीक, तो आपने ये मेंशन कर दिया कि फर्म का मतलब क्या है यहां पर, वो भी समझा दिया आपने। सही है। अब यहां तक देखो, आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अब आप लोगों ने यहां पे लॉ समझा दिया पूरा का पूरा। अब यहां पर टाइम आ गया है आपको पूरा का पूरा लॉ एक्चुअली निचोड़ समझाने का, एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रॉम अबव डिस्कशन इट बिकम्स एम्पली क्लियर दैट पार्टनर्स एक्ट, पार्टनर्स बीइंग mutually being agent for each other, partners कॉमा करके, partners कॉमा being each other are liable for acts of each other done or executed for the business of the firm। ये आपने एक लाइन दे दी शॉर्ट में कि भैया अभी तक का मसाला क्या है, एग्जीक्यूटेड। अब आ जाइए प्रॉब्लम पर। अब यहां से सॉल्व होना चाहिए। अब होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, पहले कुछ लोग पहले से डिसीजन सुनाते हैं। अब आइए इन द गिवन प्रॉब्लम, अब नाउ यू विल अप्लाई द लॉ इन द गिवन प्रॉब्लम, अब इसको अप्लाई करना है हम लोगों ने। इन द गिवन प्रॉब्लम ए कॉमा बी एंड सी are partners and therefore they will be responsible for each other's act done for the purposes of the business of the firm and third party can make them liable। Here बस A has borrowed the money, ये लाइन हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। क्या क्या उसने, A has borrowed the money, रुपीज ये executed promissory note, executed promissory note in the firm। तो in view of above legal provisions X can make either B or C liable on the note। और इसमें देखो मुझे केस लॉ ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने केस लॉ लिखा नहीं। अगर केस लॉ होगा तो हम लोग केस लॉ को मेंशन कर देंगे किसी खास पॉइंट पर, लास्ट में कहीं करना हो तो। अब बोलिए आपको समझ में आया? तो स्टेप समझ लीजिए। फर्स्ट वी आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम कि किस कॉन्सेप्ट पर है वो। सेकेंड वी आइडेंटिफाइड द लीगल प्रोविजंस, देन वी डिस्कस्ड द लीगल प्रोविजंस, then we applied those legal problems in the given problem and at the end we wrote the decision of the problem। this is the way of writing the question, या जैसे क्वेश्चंस खासकर प्रॉब्लम्स का। अब बोलिए आपके पास समझ में आई या नहीं आई? नाउ आई हैव गिवन यू माई माइंड, you compare your answers with this answer
एंड देन मेक इफेक्टिव चेंजेस जो आप करना चाहते हैं उसमें। ठीक, चलिए फिनिश करें क्लास को। विद दिस क्लास आंसर राइटिंग क्लासेस ऑफ पार्टनरशिप एंड शेयर। ठीक है, नाउ यू विल बी गिवन द शेड्यूल फॉर द फ्यूचर। क्या होना है, ये वाली क्लास का सेशन यहाँ पे खत्म होता है अभी आज। अब इसके बेस पे मैंने काफ़ी क्लासेस करा दी हैं आपको। उन क्लासेस को आप देखिए अच्छे तरीके से, उन क्लासेस को देखिए, दोबारा देखिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, और उससे फिर सीख के प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए अपनी। लेकिन आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिएगा। सो बाय बाय।